दिख रहा है बच्चा? हेलो, दिख रहा है आप लोग को? जी जी दिख रहा है सर। है ना? तो संधि में हम लोग ने जो, हाँ, है ना, संधि में हम लोग ने हम लोग को जो है महेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ती है ना? उसके बाद हमने देखा कि संधि का क्या डेफिनेशन है, उसका जो है प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना, उसके लिए क्या कोटेशन है, वो कंठस्थ रखेंगे आप सभी कोई, है ना? उसके बाद हमने जो है देखा कि संधि कितने प्रकार का होता है ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसका अन्य नाम क्या क्या है ना? मुख्य भेद क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद जो है अ, हम्म उसके बाद हमने मुख्य भेदों का जो पांचों भेद देख लिए थे, है ना? दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, है ना? गुण संधि का क्या सूत्र है स्नेहा? गुण संधि का आदेन गुण, आदेन गुणः, आदेन गुण, और संज्ञा सूत्र क्या है? आद गुणः। आद, आद गुण, पक्का? संज्ञा सूत्र जी और, भैया। हाँ बच्चा बताओ, स्नेहा सही बता रही है? हम्म सर सही बता रहे हैं। भैया 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 संधि सूत्र है, सॉरी भैया उल्टा बोल हम्म दिया मैंने। हाँ, संधि सूत्र है हम्म आद गुणः और संज्ञा सूत्र क्या है? आदेन गुण। आद गुणः, आदेन गुणः संज्ञा सूत्र है और संधि सूत्र है आद गुणः। हाँ, ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, चलो अच्छा, हम लोगों ने जो है, और इसके अतिरिक्त जो तीन जो है ना, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि, ये भी स्वर संधि या अच्छे संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सारे जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने दीर्घ संधि के विषय में पढ़ा, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है वो देखा हमने, है ना? फिर हमने देखा कि गुण संधि क्या है, गुण संधि का सूत्र क्या है, गुण संधि का सूत्र क्या है बच्चा? वो हम लोगों ने डिस्कशन अभी जस्ट किया। यौन संधि का सूत्र क्या है? हाँ, यौन संधि का इको, वेरी गुड। वृद्धि संधि का वृद्धि वृद्धि राधे। वृद्धि रेचि, हाँ। वृद्धि रेचि और संज्ञा सूत्र क्या है? वृद्धि राधोज। हाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संज्ञा सूत्र क्या है और संधि सूत्र क्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और अयादी संधि का क्या है? एचो अयवा यावः। एचो एवा यावह, वेरी गुड, है ना? तो अयादी संधि का एचो एवा यावह, ये जो है अयादी संधि का, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आता है आपका, है ना, पूर्व रूप संधि। किसी को आइडिया कि पूर्व रूप संधि होता है क्या है? क्या इसका, किसको कहते हैं पूर्व रूप संधि? किसी को आइडिया? पूर्व रूप संधि शायद वो होती है जो पहले हम्म वाला जो पूर्व होता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अच्छा, बाद पहले वाला वाला बाद वाला जो है पहले वाले के जैसा बन जाता है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है, हाँ। ऐसा ऐसा कुछ है। ओके, कोई और बच्चा? नाम में ही है बच्चा, जो भी संधि है उसको नाम में दे। हाँ, क्या कह रहे बच्चे, बोलो बोलो, है ना? तीन से, संधि होगा। अच्छा, हाँ, ओके, वेरी गुड। और कोई बताओ पूर्व रूप संधि। देखो बच्चा, संधि विच्छेद जब करते हैं या संधि करते हैं, है ना, दो पद होता है। पहले वाले पद को पूर्व कहते हैं, बाद वाले के लिए पर कहते हैं, जिसे हम लोग क्रमशः प्रथम पद और द्वितीय पद कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर होगा या फिर पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर होगा और पर पद का जो प्रथम अक्षर होगा, दोनों के स्थान पे पूर्व रूप पहले वाले पद के अंतिम अक्षर के जैसा ही हो जाएगा, है ना? अभी हम लोग समझेंगे कैसे ये पूर्व रूप संधि का क्या सूत्र है। हाँ, किसी को पता है पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है? सूत्र किसी को आइडिया नहीं? हाँ, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, है ना बच्चा? इसमें क्या है बच्चा, सूत्र में क्या क्या दिख रहा है? ये पूर्व रूप संधि का सूत्र है। एंग, एंग नहीं है बच्चे, एंग में बोलोगे तो हलंत आ जाएगा, एंग, है ना, विसर्ग है ना। आगे पदांतादति,
है ना। एंग पदांतादति, आप संधि विच्छेद इसमें करोगे, है ना। अभी व्यंजन संधि पढ़ लोगे तो और जल्दी अच्छे से कर पाओगे, है ना। पदांतात, है ना, और अति, है ना। और तो क्या कह रहा है, एंग, है ना। एंग है यानी एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन सा अक्षर आता है, कौन बताएगा, बताओ। एंग प्रत्याहार में कौन कौन सा अक्षर है? ए ओम, ए और ओ। ए और ओ, ए और ओ है, यही है ना बच्चा? हाँ, जी एंग, भैया। हाँ, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो है दो अक्षर आते हैं, है ना। क्या क्या है वो अक्षर, है ना। एक तो ए है ना, और दूसरा ओ है, ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चा। और दूसरा क्या है, पदांतात, है ना। संधि विच्छेद करोगे तो पद आएगा पदांतात, है ना। और दूसरा पद है इसी सूत्र में अति। अति का मतलब, इसका हिंदी बहुत ज्यादा जो आप लोग प्रयोग करते हैं कि अति, वो यहाँ पे कोई अवयव फॉर्म में नहीं है। अति यहाँ पे एक सूत्र है तपर कालस से, अत, यहाँ अत है ना। अत का मतलब यहाँ पे अ का कहा जाए, ह्रस्व अ की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। अति से मतलब यहाँ पे अस्वर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि किसी भी पद के अंत में एंग प्रत्याहार हो, है ना, वैसा पदांत कोई पद जो एंग प्रत्याहार से इंड हो रहा हो और जस्ट बाद जो ह्रस्व अ हो। अत का मतलब यहाँ पे ह्रस्व अ, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड है अलग अलग कि भी हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, एक ही होता है ना। लेकिन इस में ह्रस्व दीर्घ प्लुत्व के आधार पर अलग होता है ठीक, फिर अनुनासिक के आधार पर अलग होता है, मात्रा के आधार पर अलग होता है ना। वो हम लोग एक पढ़ेंगे कभी, है ना बच्चा। तो यहाँ पे ह्रस्व अ की बात की जा रही है, ठीक है बच्चा। तो कह रहे हैं कि यदि किसी पद के अंत में एंग प्रत्याहार से बना हुआ हो पद होना चाहिए, है ना, पद के अंत में, और जस्ट बाद ह्रस्व अ हो, अत हो, तो ऐसे कंडीशन में पूर्व और पर दोनों के स्थान पे पहले वाले जो पद है एज इट इज हो जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। पहले वाले जो पद है उसमें जो मात्रा है उसी के जैसा हो जाता है। अंतर क्या आता है इसमें, एक साइन है ना, ये थोड़ा सा इस फॉर्म में है। आ वाला भैया, हाँ, इसका क्या नाम है बच्चा, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, अवग्रह, 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 है ना। और इसका उच्चारण किसके समान है, आ के समान। के समान है ना। तो ये क्या करता है कि जो ह्रस्व अ आया, जो अत आया, वो अवग्रह में चेंज हो जाता है। बस यही इसमें दो प्रक्रिया करना होता है ना। कि यदि पदांत एंग से बना हुआ कोई पद हो और वो जो है जस्ट बाद अत हो, ह्रस्व अ हो, तो पहले वाला, पूर्व वाला और पर वाला दोनों मिलकर जो है पूर्व वाले पद के जैसा हो जाता है ना। यानी जो जैसे यहाँ पे हरे प्लस ए अब है ना। अब इसे देखिए, हरे में जो है, हरे एक पद है, संबोधन एक पद है, संबोधन वाचक है ये, है ना। और हरे में हरे के अंतिम अक्षर में कौन सा प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार दिखाई दे रहा है, ए प्रत्याहार दे रहा है ना। अर्थात ये अक्षर आ रहा है, तो ये एंग है ना, एंग प्रत्याहार में आ रहा है, वेरी गुड। उसका दूसरा अक्षर हमेशा जो है ये आना चाहिए, आपका अत आना चाहिए, अर्थात ह्रस्व अ आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में पहले वाला पद और बाद वाला पद, है ना, इन दोनों के स्थान पे पहले वाला पद दोनों मिलकर पहले वाले पद के समान हो जाता है, दोनों मिलकर, है ना। और ये जो अ है ये अवग्रह में चेंज हो जाता है ना। तो ये यानी इसमें एज इट इज, है ना, हरे का हरे हो जाएगा, बस क्या हो जाए, अवग्रह में चेंज हो गया, उसके बाद जो अक्षर है वो एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। तो ये जो है पूर्व रूप, यानी पहले वाले पद के अनुसार ही हो जाता है ना, पूर्व रूप को प्राप्त हो जाता है। इसी का जस्ट विपरीत है पर रूप, पर रूप संधि। यहाँ पे क्या होता है कि पूर्व रूप संधि पूर्व रूप पद के अनुसार ही हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ।
पर रूप में क्या है कि बाद वाले पद में जो अक्षर आ रहा है शुरुआत में, उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है ना। पहले पद में कोई बदलाव नहीं आता है, बस ये अंतर है दोनों में, और सूत्र अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक तो सूत्र ध्यान रखिएगा, है ना। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है ना। एग्जाम्पल जैसा अब नीचे वाले का क्या बनेगा बच्चा? विष्णु हाँ, विष्णु और बहुत इजीली है, आप पहचान सकते हो। अवग्रह का साइन इस तरह से दिया हो, है ना, तो ये पूर्व रूप संधि का है ना। इसी प्रकार से हरे है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा इस पे क्लिष्टता नहीं है। पर रूप संधि का जो है सूत्र यहाँ पे देखो। पर रूप का सूत्र क्या है बच्चा? एंगी पररूपम। क्या ये जो एंगी पररूपम सूत्र है, इसके अतिरिक्त कहीं वार्तिक हमें मिलता है पर रूप संधि का? वार्तिक भी है क्या? एक सूत्र तो पाणिनि जी ने दिया, इसके अतिरिक्त क्या कोई वार्तिक भी है? मालूम नहीं, चलो कोई बात नहीं बच्चा। एक तो पाणिनि जी ने भी दिया एंगी पररूपम, है ना। इसके अतिरिक्त एक आपको वार्तिक भी है ना। वो वार्तिक के लिए अलग से जो है, वार्तिककार किसे कहा जाता है? कात्यायन। वेरी गुड। हाँ, देखो बच्चा, ये जो एंगी पररूपम है ना, पाणिनि जी ने दिया है ये। इसके अतिरिक्त आपको एक वार्तिककार जो है हमारे कात्यायन साहब, उनका भी सूत्र आपको, उनका भी वार्तिक पढ़ना है ना। इसी के जस्ट बाद है, पररूप के लिए भी उन्होंने एक अलग से दिया है। तो पररूप संधि है ना, इसमें क्या होता है, जस्ट पूर्व रूप संधि का जस्ट उल्टा है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और कंडीशन है ना, कि वैसा उपसर्ग है ना, वह उपसर्ग जो अवर्ण हो, अवर्णांत हो, अवर्ण जिसके अंत में आ रहा हो, है ना, तो वो उपसर्ग होना चाहिए। उसके जस्ट बाद एंग ही, यानी यहाँ पे एंग प्रत्याहार की बात की जा रही है। ऐसा एंग प्रत्याहार है ना, एंग प्रत्याहार से युक्त कोई धातु हो, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में पूर्व और पर दोनों जो मिलकर जो है पर वाला जो पद है उसके अनुसार हो जाता है ना। जैसे कोई ऐसा उपसर्ग बताइए जिसके अंत में अवर्ण आता हो, कोई बताइए एक कोई अक्षर, कोई ऐसा उपसर्ग। कौन कौन सा उपसर्ग है अवर्णांत? बताओ बच्चा। अपो सर। क्या बच्चा? अप, हाँ वेरी गुड, अप। और क्या हो सकता है? परा तो आकारांत आ रहा है ना बच्चा। परा जो है आ रहा है ना, अप, उप, है ना, प्र, है ना, यानी जिसके अंत में अवर्ण आए, है ना। जैसे अप बोल रहे प में अ आ रहा है, उप बोल रहे हैं प में अ आ रहा है, प्र बोल रहे हैं है ना, र में अ आ रहा है, अवर्ण है ना। वैसा उपसर्ग है ना जो अवर्णांत हो, अवर्ण से अंत हो रहा हो। क्या हाँ, अब वेरी गुड। नहीं होगा ना बच्चा, नी नहीं होगा ना, इकारांत है ना। हाँ, हो सकता है निश नहीं बच, है ना। उसमें निश में तो है ही नहीं, निश में सकरांत पद है, ये हलंत वाला, उसमें तो स्वर है ही नहीं, है ना। दूर भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा बच्चे। सम कैसे होगा बच्चा? देखो क्यों? सम आप प्रत्याहार है ना, एक सम में म हलंत मकरांत है वो। तो वैसा उपसर्ग आपको ध्यान रखना है जो अवर्ण से इंड हो रहा हो। ऐसे उपसर्ग के जस्ट बाद कोई ऐसा धातु हो जो एंग प्रत्याहार से बन रहा हो, जैसे एजति। भैया जैसे प्रेजते। हाँ वेरी गुड, है ना। जैसे एजति क्या है, एंग प्रत्याहार से बना हुआ ऐसा धातु है ना। तो ऐसे कंडीशन में पहले वाला और बाद वाले दोनों पद मिलकर हमेशा बाद वाले के जैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत क्लिष्ट ये भी नहीं है। जैसे दो एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना, प्र प्लस ए जेते, ये जो उपसर्ग भी आ रहा है ना, एंग पर रूपम जो है ना, ये सूत्र कहता है कि एक वैसा उपसर्ग
जो अवर्ण से आरंभ हो रहा, अवर्ण से इंड हो रहा हो। दूसरा जो पद होगा वो एंग प्रत्याहार से बना हुआ कोई धातु हो। एंग प्रत्याहार में आप जानते हैं ए आता है और ओ आता है। इस अक्षर से बना हुआ कोई धातु हो, कोई क्रिया हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में पहले वाले और बाद वाला जो पद है दोनों मिलकर पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब बाद वाले के समान हो जाता है ना। जैसे हाँ आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में प्र है, ठीक, उसके बाद ए जेते है। प्र जो है उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है बच्चा, ये कंडीशन फर्स्ट फुलफिल कर रहा है, जी बताओ, है ना। हाँ उसके बाद एजते है। एजते का मतलब है प्रकाशित करना, दीप्तिमान, इस अर्थ में प्रयोग होता है ना। एंगादि धातु है ना, इसमें क्या एंग धातु है बच्चा, एंग प्रत्याहार से युक्त धातु है, एजते, ए आ रहा है, ठीक, धातु भी है। तो ऐसे कंडीशन में पूर्व और पर, बाद वाले और पहले वाले दोनों के स्थान पर हमेशा बाद वाले के समान हो जाता है। बस इसमें क्या है, ये जो ए की मात्रा है जस्ट इसके ऊपर प्रयोग हो जाएगा, है ना। प्रेजते, कुछ नहीं करना, है ना। हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी उपसर्ग है यदि वो अवर्ण से युक्त है, अवर्णांत है, और जस्ट उस पर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, तो इसका मतलब समझिए कि वो पर रूप संधि है। अगर अवग्रह इस फॉर्म में हो तो पूर्व रूप रहेगा, है ना। अगर कोई ऐसा उपसर्ग, 22 उपसर्ग आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। 22 उपसर्ग है, याद रखेंगे, आपका व्याकरण में भी प्रयोग है, व्याकरण में भी प्रयोग होगा। निरुक्त में जब हम लोग पढ़ेंगे, निरुक्त में कितने उपसर्ग है टोटल, कौन बताएंगे। 20 है ना बच्चा। तो हाँ, ये उपसर्गों का वर्णन किस अध्याय में आता है बच्चा, 20 उपसर्गों का वर्णन निरुक्त के किस अध्याय में आता है, बोलो। हाँ? प्रथम, हाँ प्रथम अध्याय में ही आता है। और कौन सा कांड है बताओ। कौन सा कांड में, नैघंटुक। नैघंटुक कांड में, है ना, नैघंटुक। हाँ, तो फर्स्ट वाले का नाम है, प्रत्येक कांड का नाम है ना। चलो हम लोग चर्चा करेंगे निरुक्त जब पढ़ेंगे तब, है ना। तो ये प्रेजते हो गया। उसी प्रकार से उपसर्ग है, ये क्या अवर्ण से इंड हो रहा है ना, और ये उपसर्ग भी है ना। यानी हमें पता होना चाहिए उपसर्ग कौन कौन से हैं, और वो कौन सा उपसर्ग अवर्णांत है, ठीक। दूसरा कंडीशन है एंग प्रत्याहार से युक्त कोई धातु हो, यानी ए या ओ से बना हुआ कोई ना कोई धातु हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में पहले और बाद वाला दोनों मिलकर बाद वाले के समान हो जाता है ना। यानी ओ की मात्रा बस ये लग जाएगा प पे, है ना, औषधि, है ना, ठीक है। औषधि का मतलब जलाना, है ना, जलाना अर्थ होता है ना, इसका प्रकाशित करना, ठीक है। तो ये उपोषति। अब कैसे पहचानेंगे कि पर रूप संधि है, हमेशा देखना है कि किसी पद में उपसर्ग है कि नहीं, है ना, और वो उपसर्ग अवर्णांत होना चाहिए, है ना। यानी जैसे प्र, इसको देखोगे तो इसमें प्र उपसर्ग लग रहा है, इसे देख रहे हो तो उप उपसर्ग लग रहा है ना। उपसर्गों के साथ ए की मात्रा या ओ की मात्रा होगा तो आप समझना कि वो पर रूप संधि का एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल वैसे बहुत ही कम हमें मिलते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये पर रूप, और इससे पूर्व हमने पूर्व रूप संधि पढ़ा है। चलो सूत्र याद हुए दोनों के। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है बच्चा, एंगः पदान्तादति। एंगः, एंगः पदान्तादति, वेरी गुड, है ना। ये तो हो गया पूर्व रूप का। पूर्व रूप में अवग्रह लगता है ना। और पर रूप वाला के सूत्र ये है, ये पाणिनि जी ने दिया है ना, एंगे पर रूपम। इसके अतिरिक्त वार्तिककार ने एक अलग से वार्तिक दिया है ना। वो वार्तिक क्या है देखो यहाँ पे, ये कहीं आपने पढ़ा है, बोलो। बोलो बच्चा, हेलो, नहीं पढ़ा है, चलो इसको भी याद कर लेना। चलो ये बताओ, ग्रामर में गण का मतलब क्या होता है, गण, एक ग्रुप होता है। ग्रुप होता है ना, वेरी,
हाँ समूह होता है ना, जैसे आप लोग का व्हाट्सएप। मैं तू दादी रू दादी हाँ ऐसा। ठीक है। तो जैसे हम लोग का एक ग्रुप है ना, जहाँ पे नेट जायफ के जितने भी बच्चे हैं वो एक ग्रुप में है ना। जो पीएचडी कर रहे होंगे आप लोग, तो उनका अलग ग्रुप होगा, है ना। जो बीए कर रहे होंगे उनका अलग ग्रुप होगा, है ना। तो उसी प्रकार से व्याकरण में भी जो है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं, उनका एक ऐसा एक क्लास उन्होंने बांट रखा है कि यदि ये शब्द होंगे तो ये इस ग्रुप में रहेंगे। ये धातु वाले हैं तो भवादिगण से भू धातु से आरंभ हो रहा है तो भवादिगण, है ना। जो भू धातु के अनुसार ही वो अपना रूप धातु रूप बनेगा उनका, तो उनका अलग ग्रुप है ना। उसी प्रकार से जो वार्तिककार है ना, कात्यायन साहब, उन्होंने भी क्या देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, जो पाणिनि जी के सूत्रों पे वो ना एक दो शब्द है जो फिट नहीं हो रहा था, तो वार्तिककार जी ने क्या किया, अलग से वार्तिक की रचना करके एक दो शब्द है जो फिट नहीं बैठ रहा था, है ना, उन्होंने क्या किया, उन सूत्रों उन शब्दों को भी सिद्ध किया है यहाँ पे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये जो शुरुआत में आप देख रहे हो, है ना, स्कंधवादिषु पर रूपम वाच्यम तदच ते, इसमें जो पर रूपम है ना, ये पर रूप संधि के विषय में कहा जाता है, वाच्य मतलब कहा जाता है ना। उसके बाद तत् अच, अच का मतलब क्या बच्चा यहाँ पे, हाँ हाँ वेरी गुड, स्वर, है ना। ये जो टे है ना, टे का मतलब यहाँ पे टी संज्ञा, टी संज्ञा का सूत्र क्या है बच्चा, अचो अंत्यादि टी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चल बच्चा अब इसमें है ना स्कंध, है ना, एक मिनट आप ही लोग से मैं पूछूंगा, सभी को जो है ना ध्यान से देखो यहाँ पे, चले अच्छा एग्जाम्पल मिला मुझे। भैया ये जो वार्तिक हाँ में दी गई है, एक मिनट रुको रुको, मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। तनु, इसका संधि विच्छेद करना है इस पद का, कोई नहीं बोलेंगे, बाकी लोग चुपचाप देखिए यहाँ पे, अगर आप जानते हैं तो नोट करके रखिए क्या बनेगा इस पद का संधि विच्छेद, इस पद का, और मैंने पढ़ाया है, देखते किताब लोग। हाँ तनु, तनु बोल रहे हो ना, हाँ बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहला पद क्या बनेगा, स्कंदवादिषु, स्कंद, स्कंद वादिशु, कौन सा संधि है तनु, स्कंद, कौन सा संधि है, पता नहीं है। अच्छा पता नहीं, चलो कोई नहीं। हाँ चंदा बताओ, चंदा बताओ कौन सा, नहीं पता, ऐसा कैसे काम चलेगा, मैंने नहीं पढ़ा ये। ये कोई डायलॉग नहीं हुआ ना, मैंने ये नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ तो ये आपकी गलती है। ये शकंधवा आदिशु हो सकता है, नहीं, शकंधवा कौन आदिशु, कौन सा संधि, संधि का नाम बताओ, सर तत्पुरुष तो एक मिनट को, उदय है, तत्पुरुष, तत्पुरुष कौन सा है, हाँ उदय बाबू, अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। काम नहीं बताओ, और कौन बच्चे हैं, बच्चों की लिस्ट कहाँ है, काम नहीं, नहीं है काम, दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि, अच्छा अच्छा, चलो बच्चे बताएंगे भी। हाँ चलो स्नेहा है, नहीं है, चलो टिंकल बताओ कौन सा संधि है, टिंकल, इतनी आराम से कैसे बोलते हो टिंकल, अब तो शादी का प्रोग्राम खत्म हो गया है, शादी से अभी वापस आ गए हो, पढ़ाई नहीं किया इसका मतलब है,
कैसे काम चलेगा? है बताओ। सर एक मिनट रुको। है आप बताओ संगीता। भैया इसमें अयादी संधि है और ये स्कंधो वादिशु बनेगा इसका, क्योंकि उसमें स्कंधो वो स्कंधो है तो स्कंधो वादिशु बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो अब आएगा तो आपके स्थान पे ओ होगा तो वो टूटेगा स्कंधो और वादिशु हो जाएगा वो। नहीं बच्चा, ये मिस्टेक है, मिस्टेक है। योगिता। नहीं है, ये हाँ हाँ मैं बताऊं, एक मिनट रुको। हाँ योगिता। मैं बताऊं। बताओ योगिता। पता नहीं पा रहा मुझको भी। ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ? सर हम निधि। बताएं सर, इसमें क्या इक्वल होने चाहिए होगा सर, इक्वल और चाहिए सर। इक्विवेलेंसी वाले लोग कितने हैं? हाँ 3 लोग। यह संधि होगा, सर यह मेरे संधि को होगा। तो यह संधि का थोड़ा सा सर लग रहा स्वकंधु है। जो नहीं यो आदिशु होगा। है ना, तो योगिता ऐसे काम नहीं चलेगा। है स्वकंधु जो आदिशु। हाँ ठीक है बच्चा, अच्छा पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना, जरूरी है ये भी। ठीक है, कितना सिंपल है ये सूत्र था, है ना। क्या देखते हम लोग? अर्ध व्यंजन देखो। ये बताओ अयादी संधि में कहीं पे हमने ये बताया था कि अयादी संधि में अर्ध व्यंजन होगा? ये ट्रिक तो नहीं काम। सर। हाँ तो अयादी संधि तो होगा ही नहीं। अयादी संधि के लिए सीधे क्या देखते हैं हम लोग, है ना, उसमें तो अर्ध व्यंजन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे अर्ध व्यंजन दिखाई दे, आपका ध्यान तो यौन संधि पे जाना चाहिए सबसे पहले, है ना। और ये उसके बाद यदि य व र ल इनमें से कोई सा भी एक अक्षर दिखाई दे रहा है, य व र ल, तब तो समझ जाओ कि 100% यौन संधि पे टूट सकता है ना। तो क्या है बच्चे? हाँ याद आ गया अब। याद आ गया है। ये भी है। ये आधा अक्षर दिख रहा है, व दिख रहा है ना। तो क्या पहला पद क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऊपर होगा पहला क्या बनेगा? सकंद आधे। हाँ धा को पूरा करो। ये व कब आता है? हाँ सकंधु प्लस आदिशु। बच्चा संधि सिखाने का इतना आराम आराम से पर्पस यही है कि बच्चा कि आप लोग शब्द विशेष देखो तो उसका विच्छेद कर पाओ। अभी स्वर संधि में यह हाल है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो अपने आप में बहुत बड़ा है वो, है। प्रैक्टिस करो बच्चा ज्यादा से ज्यादा, है ना, सूत्र को याद रखो और उसे आप अप्लाई कीजिए। इसका मतलब आप लोगों ने कोई टेक्स्ट उठा के प्रैक्टिस नहीं किया, तो अब तक तो इसे आराम से आप कर लेते, है ना। चलो आदिशु में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति वचन। हाँ बताओ कौन सा विभक्ति? सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन सर। सप्त अरे सप्तमी बहुवचन। हाँ सॉरी सॉरी सर सप्तमी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन नहीं है। सप्तमी है क्या सर? हाँ रामेशु आदिशु। हाँ ध्यान। चलो बच्चे यहाँ पे सप्तमी क्या? बहुवचन है सर। हाँ स्कंधु, है ना, स्कंधु आदिशु। जैसे प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप का एक नाम होता है ना। तो जो टॉपिक है अलग अलग आधार पर नामकरण किया जाता है ना। तो वैसे ही वार्तिककार या पतंजलि ये पाणिनि साहब ने जो है गणों का नाम रखा, है ना। तो उस गण में, उस ग्रुप में, है ना, या वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में, समूह में जो सबसे पहले आता है जनरली उसी का नाम पे वार्तिककार या पाणिनि साहब ने जो है उस गण का, उस समूह का नाम वो करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि स्कंदु है ना, स्कंदु आदिशु, यानी स्कंदु नामक गणों में, है ना, या स्कंदु आदि गणों में, है ना, कुछ शब्द ऐसे हैं, है ना। तो उसके वो भी क्या पर रूप संधि के समान ही, है ना, उसमें कार्य होता है। और इसके लिए जो है टी संज्ञा, है ना, टी संज्ञा, है ना, ऐसे शब्दों को स्कंदु आदि जितने भी शब्द हैं उनको यदि हम पर रूप संधि के समान अगर तोड़ते हैं, है ना, या पर रूप संधि अगर हम करना चाहते हैं तो उससे पूर्व हमें टी संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है ना। अब टी संज्ञा क्या है, इसके लिए सूत्र आपने पहले भी पढ़ा है ना। तो
देखो यहाँ पे, है ना। तो यानी स्कंधु नामक जो गण है, जो समूह है ना, तो उन सभी शब्दों में पररूप संधि होती है ना। और ये पररूप संधि जो है कहां पे होती है? टी स्थान पे होता है। अब ये टी संज्ञा आपको पता होगा, तभी आप ये टी संज्ञा, तभी आप जो है इस वार्तिकार जो है वो जो कहना चाहते हैं कि स्कंदु नामक जितने भी पद है उनमें जो है कैसे हम उसमें संधि कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है बच्चे, आपको टी संज्ञा का सूत्र आपने पढ़ा है ना। अचो अंत्यादि टी। ठीक बच्चा। अब ये बताओ बच्चा कि मन, है ना, मन में टी संज्ञा क्या है? मन का टी संज्ञा क्या है? क्लास में अनु टी टी आखी आ है अ है। वेरी गुड। ना में आ है तो आ की संज्ञा होगी। जगत, और पौधा होगा। हाँ, जगत में कौन सा है? जगत में टी अत क्या है? अ है, अत अत है। हाँ, वेरी। गा की होगी, गा के पास जो आया उसकी होगी ना। अरे बच्चा, अत आएगा ना, हाँ अत आएगा ना। चलो, मैं मान के चलो आप लोगों को टी संज्ञा याद है ना। नहीं याद है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, है ना। ये टी संज्ञा का सूत्र है ना। अचो अंत्यादि टी, है ना, कि अंतिम अच जो भी है ना, वो अच से पूर्व, है ना, वो अच जिसके आदि में हो, तो पूरे शब्द समूह की क्या हो जाती है? टी संज्ञा। जैसे हमने अभी देखा है ना, जैसे मनस्पद है ना। मनस्पद में जो है कौन सी टी संज्ञा क्या आएगा बच्चा मनस्पद में? है ना, अस की आएगी, है ना। मनस्पद को अगर तोड़ोगे तो क्या दिखाई देगा? म न हलंत प्लस, है ना, उसके बाद सॉरी, म हलंत प्लस अ हलंत, है ना, प्लस न हलंत प्लस, है ना, अ हलंत और स हलंत। अंतिम अस क्या है? हाँ बच्चा, अंतिम स्वर क्या है? अंतिम अक्ष क्या है? अ है ना। और ये अ किसके आदि में है? किसके शुरुआत में है? सा के हाँ, कौन सा सा? दंत श। तो ये आस क्या हो जाएगा? इस आस को टी कहते हैं, टी संज्ञा कहते हैं, है ना। अगर हलंत वाला पद है तो ये आएगा। मान लीजिए हलंत रहित कोई पद है, जैसे राम, है ना, तो राम में टी संज्ञा क्या होगा? र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। अब राम में जो आया अच, अंतिम अच अ, इस ये अ किसी के आरंभ में तो है नहीं, है ना, नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अ अक्षर क्या हो जाएगा? टी संज्ञा हो जाएगा। ठीक। बच्चा, टी संज्ञा समझ लो, इसका यूज होगा अभी सारा, अभी अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, टी संज्ञा समझ में आया ना? जी भैया। किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चा, नहीं तो फिर मैं दोबारा बता नहीं पाऊंगा। ये बताओ, सक शब्द में टी संज्ञा क्या आएगा? सक। हाँ बच्चे बताओ, सक में ए आएगा भैया। आएगा ना बच्चे, हाँ भैया है ना। चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे, है ना, जैसे सकंदु है, इसमें और बहुत सारे शब्द है ना। सकंदु है ना, करकंदु है ना, मनीषा है, कुल्टा है, हनिशा है, पतंजलि है, सारंग है, सीमंत है, मृतंड है। ये जितने भी शब्द है ये सारे सकंदु गण में पाए जाते हैं, है ना। ये जो सकंदु गण अभी हम लोगों ने देखा, है ना, इसमें ये सारे शब्द है। और भी शब्द है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत सारे शब्द है। कुछ विशेष शब्द है इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है ना। ये सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है सकंदु गण, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले सकंदु पद है उसमें सबसे ऊपर, तो उसी पद के नाम पे ये गण पड़ा है ना। अब देखो यहाँ पे, हम्म
चलो बच्चा देखो यहाँ पे, अब सक और अंधु दो पद हैं, और इसमें सक का है ना टी संज्ञा क्या है बच्चा, है बताओ, सक का टी संज्ञा क्या आएगा? अ। वेरी गुड। उसके बाद क्या है बच्चा? अ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में है ना सक प्लस अंधो, है ना। अब आपको तो लगेगा कि ये तो बिल्कुल दीर्घ संधि की तरह जा रहा है, अगर हम लोग इसको है ना ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ना ये तो बहुत इजीली है, इसको सीधे बना दो दीर्घ संधि पे, सकांधु। दीर्घ संधि से शकांधु। हाँ लेकिन गलत, सकंधु होगा। लेकिन गलत है, ठीक है बच्चा। ये सकांधु नहीं बनेगा, दीर्घ संधि नहीं जाएगा, क्योंकि सकंधु बनेगा ना, सकंधु। हाँ वास्तव में ये शब्द बनेगा सकंधु, है ना। अब कैसे बनेगा सब देखिए यहाँ पे, तो सक का जो यहाँ पे है ना पहले टी संज्ञा निकालते हैं, है ना। जो सकंधु गण में जो भी शब्द हैं, ऐसे शब्दों को पूर्ण रूप बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रथम पद का अंतिम अक्षर या जो प्रथम पद है उसका टी संज्ञा निकालो। टी संज्ञा क्या आया बच्चा? अ आया, हाँ ठीक। दूसरे पद का क्या कौन सा अक्षर है? प्रथम अक्षर क्या है? यह भी अ है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में पूर्व रूप और पर रूप दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? पर रूप के जैसा ही हो जाता है, दोनों मिलकर, है ना। अ और अ दोनों मिलकर जो बाद वाला जो अक्षर आ रहा है उसी के समान हो जाएगा। यहां कुछ भी हो, टी संज्ञा कुछ भी आए, वो हमेशा किस में बदलेगा? पर रूप जो बाद में है उसी के जैसा हो जाएगा, अर्थात दोनों मिलकर क्या बनेगा? अ ही बनेगा, है ना। ये इसके जैसा ही बनेगा, है ना। तो इसमें से हमने टी संज्ञा निकाल लिया तो क्या बचा बच्चा? सक में टी संज्ञा निकाल दिया तो क्या बचा होगा? का हलंत। वेरी गुड। उसके बाद इन दोनों को टी संज्ञा करने के बाद हमने देखा कि पर रूप और पूर्व रूप दोनों मिलकर पर रूप हो गया, ये अ आया, है ना। और इसमें इसका यूज हो ही गया, दोनों मिलकर आधा न और धू। अब सबको ऐड करो, क्या बनेगा बताओ? सकंधु, है ना। यानी देखने में तो लगेगा कि दीर्घ संधि है, लेकिन वास्तव में दीर्घ संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अलग से स्पेसिफिक ग्रुप है सकंधु गण का, कि जिसमें जितने भी पद आएंगे वो सब पद रूप संधि पे ही टूटेगा। और इसमें सकंधु गणों के सब पदों को संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए ये हमेशा पर रूप संधि के आधार पे ही टूटेगा। और पर रूप संधि करने के लिए हमें हमेशा जो है टी संज्ञा करना पड़ेगा। अगर टी संज्ञा नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा दीर्घ संधि में, विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो अलग कुछ शब्द ऐसे हैं जिन जो पर रूप संधि पे ही टूटता है ना। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे सकंधु बना, है ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे इसका क्या बनेगा बच्चा? इसका क्या बनेगा? मनीषा। इसका 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 करकंधु, है ना। चलो कैसे बना बच्चा करकंधु? कौन बताएंगे आप लोगों में से? प्रेमलता। मैं बताऊं भैया? एक मिनट बच्चा। हाँ प्रेमलता बताइए। जैसे कि आपने अभी, हाँ बता रही हूँ, जैसे कि आपने सकंधु का बताया था उसी तरह से है कि का लिया हमने, टी संज्ञा ली तो उसमें अक रह जाता है। उस तरह से पहला का है और फिर दूसरे का हलंत में आ जाएगा। और दूसरा शब्द है अंधु, तो उसका हम लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से एक आ हटा करके दूसरा करकंधु शब्द बन जाता है। वेरी गुड, है ना। हमेशा टी संज्ञा निकाल देना है। टी संज्ञा जो भी होगा, टी संज्ञा और उसके बाद जो अक्षर आ रहा है ना, दोनों पर और पूर्व दोनों मिलकर हमेशा बाद वाला जो अक्षर उसी में बदल जाता है ना। चलो बच्चा वेरी गुड। हाँ शिल्पी महोदया। मनस प्लस ईशा, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या स्टेप आएगा बताइए एक एक करके। मनस में जब टी संज्ञा निकालेंगे तो अस की टी संज्ञा हो जाएगी, तो वेरी केवल गुड। मन बचेगा। हाँ और सभी मन में न हलंत ही रहेगा। हाँ वेरी गुड। और
उसके बाद ईशा में जब पहला वर्ण देखेंगे तो वो ई हो जाएगा, तो अस और ई जोड़ने पे पररूप जो होगा वो ई ही रहेगा, इसलिए मन जोड़ ई जोड़ शा, अरे मनीषा। वाह, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। तो पद बन गया मनीषा, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर बच्चा। यानी हमें ऐसे गणों के पदों के मध्य हमेशा टी संज्ञा करके उनका लोप कर दो, है ना। टी संज्ञा पररूप और पूर्व रूप दोनों मिलकर हमेशा पररूप ही बनेगा, है ना। उसी प्रकार से ये कुल प्लस अटा क्या बनेगा? उल्टा। कुल, कुलटा, है ना, कुलटा। अगले हल, हाँ, हल प्लस ईशा हलीशा। हलीशा, वेरी गुड। हाँ, ये बताइए। पतत पतंजलि। पतंजलि, वेरी गुड। सारंग। ये क्या बनेगा? सारंग। सारंग, है ना। सीमंत। सीमंत, मितंग। वितंड, मितंड। वेरी गुड। यानी बच्चे इन पदों को याद कर लीजिएगा, है ना, कि सकंदुगण में ये पद आते हैं, ठीक है। और ये जो है जैसे, है ना, अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा इतने सकता ही पद आते हैं इसमें, नहीं, सकंदु जो गण और भी है। इतने ही पद आएंगे। नहीं, और भी है, मैंने बस 10-12 ही एग्जाम्पल दिए, इतना काफी है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है ना। अब जैसे आजकल जो क्वेश्चन देखा होगा, है ना, तो उसमें देखा होगा कि व्याकरण से काफी क्वेश्चन थे, 12-13 क्वेश्चन थे, जिसमें अरेंज फॉर्म में पूछा गया था। याद आ रहा है? देखा है क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन देखा आप लोगों ने कि कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र पहले लग रहा है, उसके बाद कौन सा सूत्र लग रहा है, अरेंज फॉर्म में, है ना। तो आपको ये भी होना, याद रखना है कि कहा, सिद्धि के भी सूत्र पूछ दिए थे ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस शब्द की सिद्धि के संदर्भ में, है ना, कि जैसे मान लीजिए रामा शब्द है, उसकी सिद्धि में कौन कौन सा सूत्र लग रहा है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन अरेंज फॉर्म में पहले किस सूत्र का प्रयोग हो रहा है, फिर उसके बाद कौन सा सूत्र आ रहा है, अरेंज फॉर्म में भी याद होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए, है ना। पहले हमने टी संज्ञा किया है, डायरेक्ट पररूप संधि नहीं लगाया ना, है ना। जो भी शब्द है पहले उसमें हमने देखा टी संज्ञा क्या निकल रहा है ना, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। एक एक चीज आपको सीरियली वाइज भी ध्यान रखना है, और कहाँ से किस पद का आगमन हो रहा है। जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसका आदेश होगा, है ना, वो हम लोग व्यंजन संधि के संदर्भ में देखेंगे कि आदेश क्या है ना, स्थान क्या है। तो एक एक चीज याद रखिएगा, सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, कौन सा सूत्र किस संधि का है। अब मान लीजिए कि पररूप संधि का सूत्र आपसे पूछ दिया जाए, है ना, और वार्तिक वाला भी ऑप्शन में है ना, क्या कि अब दो ऑप्शन आते हैं, है ना। तो या सत्य सत्य के फॉर्म में भी पूछा जाता है ना, दोनों सूत्र दे दे, या पूछा जाए क्या ये पररूप संधि के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल प्रयोग होता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पररूप के हमने 2 सूत्र पढ़े। पहला सूत्र क्या था बच्चा? एंगी पर रूपम, एंगी पर। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र सुकंद। तच्चे, हाँ, है ना, बहुत सुंदर। तो सारे सूत्रों को याद भी रखना है, ठीक है। तो ये पररूप हुआ, है ना। उसके बाद हम लोग आगे के जो सूत्र है ना, अगला जो संधि है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति का मतलब क्या होता है? जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। प्रकृति का सामान्य अर्थ क्या होता है? स्वभाव, नेचर, है। चलो, तो नेचर बदलता है, स्वभाव बदलता है? नहीं 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 बदलता है। नहीं भी है। अच्छा, आजकल तो बदलता है। नेचर नहीं बदलेगा, बदल सकते हैं, जो हमारा बेसिक होगा वो नहीं बदलेगा। हाँ, देखो, प्रकृति भाव संधि, है ना, नाम से ही इसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। यानी एक ऐसा संधि है ना जहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता। उन वर्णों के 2 पदों के मध्य में, 2 वर्णों के मध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ सूत्र है ना। यदि ऐसा कुछ शब्द अगर आता है तभी ऐसा
हम करेंगे, यानी उन दोनों के बीच में कोई संधि नहीं होता है, एज इट इज लिख दिया जाता है ना। कोई विशेष उसमें कोई वर्ण का आगम, हाँ बोलो बच्चों। अगर उस संधि का कोई चेंज नहीं होता है, जैसे वैसा लिख देना है, तो इस संधि को रखने का क्या मतलब है? तो फिर हाँ अभी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्द बहुत ही कम भी है ना। ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, है ना, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक शब्द हैं कि यदि वो शब्द किसी ऐसे शब्द के साथ संयोग करते हैं, है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है ना। तो ये कोई चेंजेस नहीं भी आ रहे तो वो भी एक संधि ही है, आपस में मिला रहे उन पदों को, है ना, उन वर्णों को, तब मिलकर कभी भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, एज इट इज हम लोग लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन, देखिए किसी को पता है बच्चा प्रकृति भाव संधि का क्या है सूत्र? सर शायद इधर द्विवचन प्रवृत्तम। वो तो आप प्रगृह्य संज्ञा बता रहे हो। प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है जो आपने बताया है मुकुल, हाँ प्लुत, आगे हाँ प्लुत, पता नहीं क्या। हाँ सही सही बोल रहे हो, काफी हद तक सही बोल, हाँ चलो कुछ तो बताया आपने, चलो हाँ क्या, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, ये सूत्र है बच्चा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सूत्र है ना, और भी हैं। देखो अब ये बताओ बच्चा कि इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहे हैं? प्लुत प्रगृह्य है, हाँ और आगे अचि और नित्यम। नित्यम का मतलब क्या होता है? नित्य, हमेशा नित्य, हमेशा रहने वाला। Select शो नहीं हो रहा है। नहीं सो रहा है, प्रेजेंटेशन क्या मतलब? मुझे भी नहीं आ रहा। हो रहा भैया, हो रहा। एक मिनट को, अरे नहीं, अच्छा अरे हाँ सर अभी आया। अच्छा चलो देखो, दिखा, देखो बच्चे, है ना। तो बच्चा जी अब हो रहा है ना, ये बताओ कि, है ना, इसमें 4 पद है ना। पहला प्लुत है, फिर दूसरा प्रगृह्य है ना, प्रगृह्य है, तीसरा अचि है, अच और नित्यम। अचि का मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्याहार की बात की जा रही है? अच प्रत्याहार। नित्य मतलब निश्चित रूप से, है ना। कब? प्लुत और प्रगृह्य है, ऐसा कोई पद, है ना। प्लुत और प्रगृह्य जो है निश्चित रूप से जो है ना, इन पदों में जो है प्रकृति भाव संधि होता है ना। कब? जब अचि जो बाद में अच हो, है ना। अब देखो, अब इसमें हमने देखा कि प्लुत होता क्या है, कोई बताइए प्लुत किसको कहते हैं? कैसे पहचानेंगे कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर, उसका क्या लक्षण है, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे प्लुत स्वर है? जब ज्यादा जोर दिया जाता है किसी अक्षर पे, हाँ त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक, है ना। कि यदि किसी भी, है ना, किसी भी वर्ण के आगे, है ना, ये 3 है ना, संख्यावाचक जो 3 है इस फॉर्म में लिखा हो, या किसी को दूर से बुलाते हैं ना, संबोधित करते हैं, दूर से बुलाते हैं, तब भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है ना। तो संबोधन के अर्थ में, दूर से बुलाने के अर्थ में, है ना, तब हम लोग वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा पद है हाँ बोलो बच्चों। भैया जो कुकड़ू होती है वो मुर्गे की बांस में भी तो प्लुत होते हैं। हाँ उसमें जो दीर्घ वाला प्लुत स्वर वाला है ना, जो ऊ पे जो है 3 संख्यावाचक पद जब प्रयोग किया जाता है तब वहां पे उपलुत स्वर कहलाते हैं। जैसे, या फिर जब हम लोग किसी वर्ण को लंबा हाई पिच पे खींचते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा, भोजपुरी लैंग्वेज में सुना है, किसी भी पद को बहुत लंबा खींचते हैं, है ना, क्या शिल्पी महोदया, है ना, बहुत आराम से उसमें जो है ना वर्णों को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं जनरली, है ना। सुना ना, हाँ सुना। तो अंतिम अक्षर पे प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, है ना, आवच्छी, है ना। तो अंतिम जो पद है लंबा खींचा जाता है, अंतिम जो अक्षर है ना।
तो सर हाँ बच्चा, सर जो कोकिल जब वो बुलाते हैं ना वो हाँ। प्लूतो स्वर होता है कोकिल तो करके कुकरू क्या? मुजरिम हाजिर हो हाँ कोकिल कोकिल हाँ, बाढ़ है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जितने भी है ना, आप बहुत इजली पहचान सकते हो कि कहाँ पे प्लुत स्वर लग रहा है ना। किसी वर्ण को लंबा जब पुकारते हैं, खींचते हैं, तो वहां प्लुत स्वर है ना। बाकी हम लोग तो वैदिक स्वर पढ़ेंगे ही, है ना, वहां देखेंगे डिटेल से। चलो अच्छा, दूसरा पद है यहाँ पे प्रगृह है। प्रगृह संज्ञा क्या होता है, किसी को आइडिया बच्चा? इधर द्विवचनम प्रवृत्तम। चलो देखो बच्चे यहाँ पे, है ना, ये कि वही वाली ना हाँ जो आपने पढ़ा था बता, जो हमने ईद प्रग्रियम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखो बच्चा, हम संज्ञा से प्लुत के लिए जो है ये सूत्र होता है ना, दुरात धोते, है ना, यानी किसी को जो दूर से बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, है ना, तो उसमें प्लुत प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रगृह होता है क्या है, इसके लिए क्या सूत्र है, या कौन कौन से प्रगृह, ऐसे कौन कौन से पद है जिनकी प्रगृह संज्ञा हो सकती है ना, इसके लिए अलग से एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, है ना। ये कहते हैं कि ऐसा पद, है ना, ऐसा शब्द रूप जो क्या हो, द्विवचनम, द्विवचन में होना चाहिए। यानी जितने भी पद द्विवचन में है ना, सिर्फ पहला कंडीशन है कि द्विवचन वाला पद, है ना। वचन कितने हैं संस्कृत में? कितने हैं? 3। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। हाँ, हमें एक वचन और बहुवचन को नहीं लेना, हमें हमेशा देखना है द्विवचन। प्रगृह संज्ञा किसकी होगी, प्रगृह किसको कहेंगे, तो इसके लिए कंडीशन है कि जितने भी द्विवचन पद है ना, उनमें भी ईदु देद यानी इकारांत, इकारांत, है ना, उदंत मतलब उकारांत, और एदंत यानी एकारांत, यानी ऐसे द्विवचन पद जिसके अंत में इकारांत, दीर्घ इकारांत, बच्चा ध्यान रखो, दीर्घ इकारांत हो, उसका दीर्घ उकारांत हो, उसके बाद एकारांत पद हो। इन तीनों से बना हुआ जितने भी द्विवचन पद हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रगृह कहते हैं। वो सब प्रगृह संज्ञा कहलाता है। जैसे, है ना, ऐसा कोई बताओ बच्चा, जो द्विवचन में बताना है ना, हमेशा द्विवचन में, जो इकारांत हो, उकारांत हो या एकारांत हो। क्या बच्चा बताओ, कौन कौन सा पद आप लोगों को याद आ रहा है? नदी का होगा क्या? मुनि, 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 साधु बा, एतो, एतो, एतो तो नहीं, एतो कैसे होगा बच्चा? लते, हाँ, लते, वेरी गुड। आगे एते, एते पद आएगा। आगे गंगे, गंगे। आगे माते, विष्णु, विष्णु, हाँ दीर्घ वाला, ठीक है। साधु, नदी, नदी नदी नदी, हाँ। आगे कवि, है ना, पितरो, है ना। तो ये सब क्या है बच्चा? हरे, है ना, हरि, है ना। ये सभी जो है द्विवचन में है, इकारांत है, उकारांत और एकारांत भी है। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई सा भी पद, चाहे प्लुत स्वर, प्लुत आए, या फिर प्रगृह संज्ञा संबंधी कोई पद आए, और उसके जस्ट बाद अच आए, उसके जस्ट बाद क्या आए बच्चा? अच, यानी कोई ना कोई स्वर आए, तो इन दोनों के मध्य संधि जो है नहीं होता, एज इट इज हो जाता है। मतलब एक पद के बाद दूसरा पद लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, है ना, जैसे विष्णु प्लस ईमो, है ना। अब ये जो विष्णु पद है, ये क्या इकारांत पद है या उकारांत है या एकारांत है? कौन सा है? उकारांत है सर। उकारांत। क्या ये द्विवचन में है? जी सर। यस। है ना। दूसरा, तीसरा कंडीशन देखिए, क्या इसके बाद जो दूसरा पद है ये अच प्रत्याहार, या अच प्रत्याहार से बना हुआ पद है? जी सर। है ना। तो ये कौन सा संधि होगा?
प्रगम्य संधि। प्रगृह प्रगृह संधि। प्रगृह संज्ञा या प्रकृति भाव संधि? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। हाँ, तो यानी एज इट इज, है ना, विष्णु इमो, बस, ठीक है। इसी प्रकार से हरि ए तो, उसी प्रकार से गंगे, है ना, गंगे अमो। नीचे वाला बताओ बच्चा, ये जो अमीशा। अमी प्लस ईशा, अगर ईशा। अगर अगर आप लोग को आदर्श पद का द्विवचन याद ना हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में, है ना, फिर तो आप लोग लगा के आओगे। इसको तो आप लोग ऐसे बना के आओगे, अमीशा बना के आते ना, सच बताओ, जी भैया। है हाँ जी भैया। है ना, तो और ऐसे बना के आते हैं। मैंने ना अलग हाँ। से इसको रटा हुआ था एक बार। अच्छा, तो रटना नहीं है, सीख लो। ये क्या है, आदर्श एक शब्द रूप है ना, आदर्श, है ना, आदर्श जो उसी का जो है द्विवचन बनता है, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में द्विवचन, है ना, अमी बनता है। तो शब्द रूप जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद कीजिए, है ना, वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, नए नए शब्द आप पहचानेंगे, है ना। अमी जो है ना, ये क्या यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा संधि होगा बच्चा, बताओ, यहाँ पे प्रकृति भाव। प्रकृति भाव होगा। क्यों? संधि। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इकारांत द्विवचन में है, और दूसरा कंडीशन क्या है, ये उसके बाद अच स्वर है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई संधि नहीं होगा, एज इट इज, है ना, इमा ईशा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है। और आप बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हो अलग अलग द्विवचन के पदों को लेकर, है ना, उकारांत एकारांत इकारांत पदों को लेकर। और दूसरा वाला पद हमेशा ध्यान रखना, कोई ना कोई स्वर ही होना चाहिए, ध्यान रखना, स्वर नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है बच्चा। ये ध्यान रखना इसमें कि प्रकृति भाव संधि होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना है ना। एक तो या तो प्लुत स्वर हो, है ना, या फिर प्रगृह संज्ञा हो, है ना। प्रगृह संज्ञा के एक सूत्र हमने पहले पढ़ लिया, है ना। एक और सूत्र है अदसोमात, है ना। अदसोमात भी क्या है, वही जो अमी और ईसा का जो संधि विच्छेद आपने किया या संधि पद किया, ये अदसोमात भी क्या है, इसके द्वारा भी जो क्या होता है, प्रगृह संज्ञा ही होता है। प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है या दो है। जब आप ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ेंगे तो वहां पे लगभग 8-10 सूत्र हैं प्रगृह संज्ञा का, है ना। तो वहां पे हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे ऋक् प्रातिशाख्य के संदर्भ में कि प्रगृह संज्ञा कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में होता है। और जब आप वहां पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा कि संधि के संदर्भ में हम लोगों ने कौन कौन सा प्रगृह संज्ञा सूत्र पढ़ा था। सर हाँ बोलो बच्चा। ओकार आमंत्रित प्रवेश। वेरी गुड, है ना। तो अत्सोमात ये भी सूत्र क्या है बच्चा, ये प्रगृह संज्ञा का ही सूत्र है ना। यद्यपि और भी थे 2-4, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी संधि के संदर्भ में, तो 2 कम से कम याद कर लीजिएगा कि जो भी अदस शब्द है ना, अदस शब्द का जो भी मकरांत पद है ना, लास्ट में जो भी मकरांत है ना, जैसे ये अमी हो गया, है ना, मकार वाला जो पद है उसके जस्ट बाद ईत, है ना, इकारांत हो या उकारांत हो, म के साथ अमी हो अमु हो, है ना, तो ये सभी पद क्या कहलाते हैं, प्रगृह संज्ञा कहलाते हैं। तो ये जो है प्रगृह संज्ञा का सूत्र है। और मूल जो संधि है हमारा प्रकृति भाव संधि, वो कहता है प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, यानी प्लुत और जो प्रगृह संज्ञा जो भी पद है उस पद के बाद यदि अच स्वर हो तो दोनों मिलकर प्रकृति भाव संधि हो जाता है ना। कोई चेंजेस जो है उसमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है बच्चा। खासकर अमीशा पद वाला जो है ना, अमी प्लस ईशा, अमी ईशा को ध्यान रखना, ठीक है बच्चा। तो ये जो है 3 संधि आज हम लोगों ने पढ़ा। कोई समस्या यहां तक किसी को? नो सर। है ना बच्चा, संधि को जो है ना जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, उसका कोई लाभ नहीं होगा। आज जैसे आप लोगों ने एक मिस्टेक किया था, है ना, सारे सूत्र याद रखिए उसमें, तभी आप जो है संधि को, अगर संधि मजबूत हो गया तो ग्रामर काफी इजी लगेगा, ठीक है, नहीं तो लगेगा कि कितना हार्ड है ना। आज जो है हम लोगों ने स्वर संधि पूरा कंप्लीट कर लिया, उससे पहले जो 5 संधि था वो सब हम लोग देख लिया। कल हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में लगभग हम लोग
10 सूत्र हैं, मतलब 10 सूत्र तो कम से कम पढ़ेंगे ही, एक दो उसमें वार्तिक भी पढ़ेंगे साथ ही साथ, है ना। 10 डेली हम लोग 2-3 सूत्र करेंगे बच्चा, ठीक है बच्चा, जी भैया है ना। संडे समाप्त हो गई आज। हाँ, आज स्वर संधि समाप्त हो गया है, ठीक है। सारे संज्ञा सूत्र भी याद रखना, सारे संधि के स्वर संधि के जो जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, अलग से जो वार्तिक पढ़ा, है ना, या उस वार्तिक के संदर्भ में हमने जो संज्ञा सूत्र अलग से पढ़े उसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछो। सर संधि के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि के बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे समास पढ़ना है या कारक प्रकरण पढ़ना है, मतलब कारक पढ़ेंगे, कारक कारक पढ़ेंगे भैया। कारक पढ़ देंगे, है ना। भैया ये जो आज आपने संधि पढ़ाई है, हम्म प्रगम्य संधि, मतलब प्रगम्य जो संज्ञा सूत्र आपने पढ़ाया था, तो भैया हम्म, मैंने ना कल क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें ना ये विष्णु शब्द आया था, तो मुझे लगा ना जिनके पीछे ओ लगा रहता है उनकी शायद प्रगम्य संज्ञा होती है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी गलत बता दिया। नहीं नहीं, सुधार देना, उनको बता देना कि ना ये चीजें हो गई ना बच्चा। और बच्चा फॉर्म जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म फिलअप कर लेना, है ना, नेट जेआरएफ का, ठीक है। लास्ट डेट कब है फॉर्म? तो लास्ट डेट पे भरिएगा आप, हैं? 17 जनवरी। भर दिए, पेमेंट नहीं करे हैं अभी। तो करना भाई, क्या कर रहा है, हैं? कब करोगे, हैं? अभी कर देंगे तुरंत। भाई कर दो जल्दी, हैं? पता चले कि डेट निकल गया है ना, कई बार लोग बिजी हो जाते हैं विशेष कामों में, है ना, तो जल्दी कर लो। वैसे विशेष काम बहुत है आजकल। इसलिए कह रहा हूँ। तो बच्चों अब तो बहुत ही कम दिन, धीरे धीरे दिन घट रहे हैं, है ना, तो आप लोगों ने कुछ सोचा कि क्या करना है अब आप लोग को अपने स्तर पे। मैं जो करूंगा आपके लिए तो मैं करूंगा ही, आप लोग अपने अपने स्तर पे क्या सोचे हो? शादी। क्या क्या सोचे? नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैंने सोचा लाइब्रेरी भैया हाँ थोड़ा बहुत तो जाएगा कुछ। बोलो भैया संगीत। मैंने तो 3 दोस्त बनाई है अभी अभी नई नई। एक अच्छा। से मैं रघुवंशम सारा साहित्य, मतलब एक एक बुक 3-3 दिन में, 3-3 दिन में, ये 4 दिन ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। एक फ्रेंड तो मेरी साहित्य के लिए मैंने कर रखी है, पर मैं सामने वाली फ्रेंड को नहीं बता रही हूँ। एक है मेरी जो दूसरी फ्रेंड है, उसके साथ मैं दर्शन डिस्कस करती हूँ, और एक है उनसे क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। हाँ पता चलो, नहीं आगे, बस कोशिश है कि हाँ इस बार थोड़ा सुधर जाऊं मैं, और पता नहीं आगे। ठीक है। और कोई बच्चा? और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। अच्छा चलिए योगेश जी, आपका स्वागत है, तो घर आ गए, वहां जाके शुरू करूंगी, है ना। पहले तो जल्दी बच्चा, पढ़ता है। हाँ हाँ मुकुल, सर मैं आपका पुराना जो वीडियोस है वो सब देख देख के मतलब नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स मत बनाओ, नोट्स क्यों बना रहे? नोट्स तो मैं आप लोग को भी भेज दूंगा, है ना, जो उसमें स्लाइड आप देख रहे होंगे। पुराना वाला है जो आपने जो पढ़ाया है, मैंने तो बाद बस में ऐड हूँ। अगर नोट्स बनाओ तो ज्यादा समय जाएगा ना बच्चा, मैं सारे नोट पीडीएफ नोट्स रहने दे हम लोग बनाने के लिए। नोट्स क्यों बनाओगे, मैं भेज देता हूँ ना। हाँ भैया ठीक है, फिर हम इसी से ही पढ़ लेंगे, है ना। सुनो बच्चा, मनुस्मृति या साहित्य से रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियो से वो भी मिल जाएंगी क्या? मनुस्मृति तो देखो बच्चा, मनुस्मृति तो अभी नहीं है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र पूरा है जो सिलेबस में है ना, वो है वीडियोज में, हाँ हाँ पूरा वीडियोज है उसमें। कौटिल्य का पोर्शन साहित्य का ज्यादा नहीं बना है, उस पे रघुवंशम है, काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास है, और ये अभिलेख वाला अभिलेख मेन कंटेंट है। इस बार नहीं जो नहीं, क्वेश्चन आया था बहुत ही डिफरेंट आया था वैसे भी। पूरा अभिलेख का ही पार्ट उन्होंने निकाल के पूछ लिया था। तो ये जो चीजें है ना, यही मात खाती है। तो अभिलेख जो अब जो पैटर्न आ रहा है, यहाँ तो ग्रामर में से एक पूरा पूरा सेंटेंस निकाल, आप ही देख रहे होगे, 2 सेंटेंस वाइज आते हैं, तो 10 क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़ा हो इजीली भी ना, तो वो कर सकता है आराम से। हाँ देखो, तो यही आ जाते हैं वो। अब देखो नेक्स्ट टाइम और कुछ चेंजेस होंगे, है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्लास में भी चेंज किया था उन्होंने। हाँ दो थोड़ा क्वेश्चन किया। हाँ तो हर अब नेक्स्ट टाइम जब अब हो रहा है ना फरवरी में, मार्च में ना, तो इस बार भी कुछ ना कुछ बदलाव रहेगा। बात ये है ना कि जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो इसका मेन कंटेंट, जो मतलब मेन जो संस्कृत वाला कंटेंट होता है वो है नहीं मेरे पास। और एग्जाम में जो मुझे हिंदी तो पता है, लेकिन वो जो कंटेंट पूछ लेते हैं ना, वहां पे मार्क्स खा जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ना इसी में प्रॉब्लम आ रही है। एक मनुस्मृति
और एक याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, इनका मेन जो होता है, और एक ये हमारा अभिलेख वाला जो लास्ट गया। और तो बुक उसके मेन टेक्स्ट खरीद लो, है ना। 120 की एक पुस्तक आती है, व्यवहार अध्याय, है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति का। कौटिल्य शास्त्र का विनय अधिकरण पाठ आता है सिर्फ, है ना, वो भी 110 120 का आता है। मनुस्मृति जो है, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पूरा खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। पहला दूसरा सातवां अभिलेख की बुक ले रखी है, लेकिन जो पिछले बार के अकॉर्डिंग जो अभिलेख का आया उसमें तो वो क्वेश्चन ही नहीं है पूरी बुक में, वो अभिलेख के बारे में जो बुक ली थी मैंने। तो हर बुक में सब चीज नहीं रहता है ना, है ना। हर किस सबक के नाम से आती है वो खरीदी। नहीं, एक मैं गई थी ना चुकम्मा पे, उन्होंने बुक तो सही जियालाल पढ़ी कंबोज की, और उसमें से कोई वो तो नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले आते थे, अब वाले के हिसाब से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, तो उससे अगर सर कुछ मैटर मिल जाता